हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था और लिमिट्स में ये भी पढ़ा था कि कैसे किसी फंक्शन पे का किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स में लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद साथ साथ ये भी देखा था कि किसी पार्टिकुलर फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करता है तो कैसे हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर रखा था। इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव को चेन रूल के थ्रू करना सीखेंगे कि चेन रूल से कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे को क्वेश्चंस बोर्ड्स में और जेईई मेंस एग्जामिनेशन में लगातार आते हैं। ओके, और डिफरेंशिएशन के थ्रू चेन रूल के थ्रू ही हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को जेईई मेंस में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आप लोगों को एल हॉपिटल्स रूल के बारे में पढ़ाए थे। एल हॉपिटल्स रूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन 0/0 या फिर ∞/∞ के फॉर्म में आए तो उसे n टाइम्स डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट, और जब तक वो इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है तब तक उसे हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं, और जब वो डिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग फंक्शन में उस पार्टिकुलर पॉइंट्स का वैल्यू डाल देते हैं, पुट कर देते हैं और लिमिट्स का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो चलिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग डेरिवेटिव्स को चेन के थ्रू पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने यह पढ़ा था, कल के वीडियो में, कि लिमिट्स किसी फंक्शन y का fx x टू द पावर n का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया था n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, मतलब ये जो फंक्शन y था ये x टू द पावर n इक्वल टू dx अपॉन n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, साथ ही साथ हम लोगों ने कल ये भी सीखा था y इक्वल टू sin x है तो इसका डेरिवेटिव dy dx, sin x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया था cos x होता, तो इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था y इक्वल टू फंक्शन cos x है तो dy dx इसका डेरिवेटिव माइनस sin x होगा। मतलब क्या कि अगर cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हमें माइनस sin x आता है। ओके, और कल हम लोगों ने tan x के बारे में पढ़ा था, tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करें तो हमें sec स्क्वायर x मिलता है। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां देखते हैं कि जो x टू द पावर n है, n तो कोई कांस्टेंट होगा। जैसे सपोज दैट अगर ये x टू द पावर 5 तो हमें मिलता है 5x 5 - 1 मतलब कि 5x टू द पावर 4। ओके, तो ये n तो कांस्टेंट है, ये बचा x, यही वेरिएबल है। मतलब इस वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सेम वेरिएबल है, सॉरी, तो किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो x टू द पावर n जो फंक्शन है इसका बेस फंक्शन हम लोग बोलेंगे x है, मतलब x पे ही x टू द पावर n का वैल्यू डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग जब भी किसी x टू द पावर n टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होता है। अगर यहां कोई और फंक्शन हो तो इससे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उस अदर फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, जैसे यहां देखते हैं sin x, तो sin x को भी यहां पे x पे sin x का वैल्यू डिपेंड करता है। मतलब क्या, sin x का बेस वैल्यू जो है वो x है, जैसे x का वैल्यू चेंज करें sin x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो इस sin x को भी जो यहां बेस वैल्यू है उसी पे के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सिमिलरली cos x में भी देखते हैं कि इस cos x का बेस वैल्यू x है तो बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और tan x का भी बेस वैल्यू यहां x है तो उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें sec स्क्वायर x आता है। ओके, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट उसके बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही कर पाएंगे, और अगर बेस वैल्यू कुछ और टर्म है तो हम उसे उस टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 3 स्टूडेंट्स हैं A B C, ये पढ़ने में तेज है, पढ़ाई, ये एजुकेशन में तेज है,
ये प्ले में तेज है, ये सिंगिंग में तेज है। खास बात ये प्ले और सिंगिंग में तेज है। ओके, तो अब कब ए को अगर सी से कंपेयर करने के लिए हम बोले, ठीक है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इसमें तेज है एजुकेशन में, और सिंगिंग में। एजुकेशन और सिंगिंग का कोई रिलेशन तो है नहीं। ओके, परंतु जब इसका अगर इसके रिस्पेक्ट में करें, मतलब ए को बी से कंपेयर करें और बी को सी से कंपेयर करें, तो इस प्रकार हम लोग ए और सी का भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज ये जो है ए बी सी, ए का पहले बी से करते हैं, बी का सी से करेंगे, तो ए और सी का पी रिलेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो x टू द पावर जो कल पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, n x टू द पावर n - 1। यहाँ n कांस्टेंट है और x वेरिएबल। ओके, d sin x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ये जो बेस फंक्शन x है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल sin x का अगर x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो हमें cos x मिलेगा, अदर d sin log x। अब देखिए, तो यहाँ x नहीं है, sin x का बेस फंक्शन log x है। ओके, पर यहाँ तो x दिया हुआ, तो यहाँ पे cos log x लिखना गलत हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन नहीं, गलत है। ओके, मतलब जो बेस फंक्शन होगा करस्पॉन्डिंग वही उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ओके, d cos x, cos x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा sin x। d tan x, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा, चूंकि ये x और ये x है तो ये मिलेगा sec स्क्वायर x। ओके, अब आप इसे पांचों फॉर्मूला को अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। पर ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, हम लोगों ने 3 ही लिखा। अदर का कुछ इस प्रकार होता है जिससे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव कर सकते हैं। d cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर। d sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। d cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cot x into cosec x। ओके, उसी तरह d log x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x d एक्सपोनेंशियल पावर e टू द पावर x को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें e टू द पावर x मिलेगा। e टू द पावर x जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे हम शक्तिमान फंक्शन भी जनरेटर में बोल सकते हैं। मतलब इसमें ना ही डिफरेंशियल डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ता है। इंटीग्रेशन जो आपको 12th क्लासेस में पढ़ना है। ओके, इसके बाद d रूट x 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 रूट x। ध्यान रखने वाली बात, इन सभी में तो बेस फंक्शन x है, इसमें भी बेस फंक्शन x है, यहाँ पे भी बेस फंक्शन x है, मतलब e का वैल्यू तो फिक्स होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो x का वैल्यू जो होगा उसी के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो यहाँ बेस फंक्शन x हो जाएगा, इस रूट का बेस फंक्शन x है, मतलब रूट के अंदर जो टर्म है x उस पे ही पूरा फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा। ओके, तो इस सारे फार्मूला को अपने कॉपी में डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को, कुछ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसका बेस वैल्यू कुछ और अदर टर्म्स होते हैं। जैसे d sin log x, d sin log x को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके,
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि sin x का बेस फंक्शन क्या है। तो sin x का बेस फंक्शन है log x, ओके, और log x का बेस फंक्शन है x, ओके। परंतु हमें डिफरेंशिएट sin x को करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो तब तो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए करते हैं क्या, d sin log x को पहले हम लोग d log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, और फिर d log x को हम लोग dx जो कि दिया उसके डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सब खास बात ये है कि ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल होता है, कोई फर्क पड़ेगा, तो हम लोग कुछ इस टर्म को कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं। अब sin log x का बेस हम लोग डिफरेंशिएट जानते हैं, sin का cos होगा। अब यहां पे x की जगह क्या आ गया, log x, ओके, और log x का डेरिवेटिव भी जानते हैं तो क्या होता है 1/x। तो ओवरऑल d sin log x का डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमें cos log x अपॉन x। तो अब आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें d tan sin x को डिफरेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है tan sin x को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो tan x का बेस फंक्शन तो हमें sin x दिया हुआ और उस sin x का बेस फंक्शन x है, ओके। तो tan x को डायरेक्टली tan sin x को हम डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, d tan sin x, मतलब ये जो बेस फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में दिया जाएगा। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो इसे न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, d sin x, और फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है dx ये यहां पर है, ओके। अब इस tan x का डेरिवेटिव हम जानते हैं sec स्क्वायर x होता है और x की जगह यहां पे sin x है, तो हमारा डिफरेंशिएशन tan sin x का हो जाएगा sec स्क्वायर tan x और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो इस तरह d tan sin x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा cos x into sec स्क्वायर tan x, ओके। अब आप इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें d tan sin root x को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सेम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से सॉल्व करना है, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट एंड पॉज द वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके सॉल्यूशंस को तो देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि हमें tan sin root x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग tan x इस tan को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसको इसके लिए करते हैं क्या, tan sin root x को पहले d sin root x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब चूंकि sin root x यहां पे है तो sin root x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवीजन में था। अब ये sin root x का बेस फंक्शन root x है, तो इससे पहले हम root x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और चूंकि ये root x डिनोमिनेटर में x का टर्म आया तो इसे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। अब गिवन है dx और इस root x का बेस फंक्शन x है, तो नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में x लिख देते हैं, ओके।
तो अब हम इस सारे फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर लिख पाएंगे। जैसे कि हम लोग हम लोगों ने पढ़ा tan x का डेरिवेटिव tan x का sec स्क्वायर x होता है, परंतु यहाँ x की जगह sin रूट x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर sin रूट x। ओके, sin रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos रूट x। ओके, यहाँ x की जगह रूट x है और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो इसे हम लोग सिंपलीफाई करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sin रूट x इनटू cos रूट x अपॉन 2 रूट x। इसे अपने कॉपी में ड्रैग आउट कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें d tan log sin रूट x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमको से ट्राई करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमें गिवन फंक्शन है tan log sin रूट x, जिसको हमें dx के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा tan जिसका बेस फंक्शन हमें दिया हुआ है log sin रूट x, तो इसे हम लोग इस tan को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, log sin रूट x। ओके, तो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा log sin रूट x। चूंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में भी है, इसी में न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा d log sin रूट x। तो अब इस log का बेस फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि sin रूट x है, तो अब हम लोग इस log को sin रूट x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, अब चूंकि ये टर्म भी डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा है, तो हमें d sin रूट x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब इस sin रूट x का बेस फंक्शन हमें रूट x दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम लोग अब यहां देखते हैं कि ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये हमें न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा और इस रूट x का बेस फंक्शन x है, तो सिंपली dx, ये dx हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब हम इस सारे टर्म को इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर और यहां x की जगह क्या है log sin रूट x। ओके, सेकंड log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, चूंकि यहां पे x की जगह sin रूट x है, तो ये हो जाएगा 1/sin रूट x। ओके, अब sin रूट x sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और ये x की जगह रूट x है, तो हमें मिल जाएगा cos रूट x। ओके, और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो cos अपॉन sin cot हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर log sin रूट x into cot रूट x अपॉन 2 रूट x। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो इसे हम अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है d रूट tan sin x। ओके, अब इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से ट्राई करना है, तो पहले ट्राई कर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, फिर हम आपको
तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस को सबसे पहले d रूट 10 sin x। ओके, तो सबसे पहले रूट का बेस फंक्शन हमें दिया हुआ है 10 sin x, तो इसे हम 10 sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद चूंकि ये टर्म हम एक्स्ट्रा लाते हैं तो इसे हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब चूंकि ये टर्म एक्स्ट्रा है तो ये हमारा sin x यहाँ पे आएगा। ओके, और इस फंक्शन का बेस फंक्शन x है तो x तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। ओके, तो ये इतना ही हो जाएगा। इसे इसका डेरिवेटिव चूंकि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होगा और यहाँ x की जगह 10 sin x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 10 sin x। ओके, इसके बाद 10 x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x और यहाँ x की जगह sin x है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर sin x। ओके, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, तो इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं sec स्क्वायर sin x into cos x अपॉन 2 रूट 10 sin x। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट कर लेंगे। आई होप आपको ये चेन रूल समझ में आ गया होगा। तो चेन रूल के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को किसी भी टर्म के हिस्से में डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ अदर फंक्शन को पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने अब तक 5 तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, वो 5 फंक्शन कुछ इस प्रकार है। ये होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स कुछ इस प्रकार होता है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, ऐसे। ओके, दूसरा होता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम कुछ इस प्रकार होता है log x। ओके, थर्ड फर्स्ट पर्सन होता है अलजेब्रिक। इसे तो आप काफी फैमिलियर होंगे क्योंकि क्लास 10 तक आप लोग इससे काफी इसके बारे में काफी पढ़ चुके हैं। जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, कोई लीनियर इक्वेशंस का x और y फाइंड करना तो वो भी अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी क्लास 10 में अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x। ये सारे फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 तरह के होते हैं। ओके, ये 6 बेसिक्स है, हम लोग इसे कंपोजिट करके और डिग बना सकते हैं। लास्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या कुछ इस प्रकार e टू द पावर x। ओके, अब इसमें log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स एक दूसरे से रिलेटेड है और अलजेब्रिक फंक्शन तो सारे टर्म्स में काउंट होता है। ओके, इसके बाद हम इस 5 फंक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस फंक्शन के अलावा हम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जैसे कोई फंक्शन x such that x greater than 0, ठीक है। इफ केस वन इफ x greater than 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, इसे नंबर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, जैसे 4.1, ओके 4.1, तो 4.1 का इंटीजर 0.4 होता है, ओके। तो इस फंक्शन जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम 4.1 बोले तो उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट को हम लिख देते हैं, ओके। तो हमारा 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। इसके बाद यही नहीं, अगर 4.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो ये भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लिमिट्स के क्वेश्चंस में जेईई जब जेईई एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको लिमिट्स में जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चंस दिया होता है, नहीं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ना जब काफी जरूरी है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होता है वो ही हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके। दूसरा पार्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। इसे भी नंबर के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 4.1 लेते हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ 1.1 है तो फ्रैक्शन ये हो जाएगा। यदि 4.9 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 हो जाएगा, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग से इंटीग्रल पार्ट लेते हैं और फ्रैक्शन पार्ट में हम लोग से फ्रैक्शन वाला पार्ट लेते हैं, ओके। इसके बाद आता है इसमें कुछ और देखें कि अगर -3.1 तो हम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम लोग नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो जैसे कि 4.9 पे हमें जब वैल्यू 4 लिए थे मतलब कम, ठीक है। तो 3.1 से कम वैल्यू क्या होगा 4, जैसे नेगेटिव नंबर आता है तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -4, ओके। -4.9 होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -5, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली इस प्रकार ही सॉल्व करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन का ये फ्रैक्शनल फंक्शन में कुछ इस प्रकार रिलेशन होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू x। रिलेशन बिटवीन GIF and फ्रैक्शनल फंक्शन, ओके। अब इसे कॉपी में डाटा रखना है। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू x की वैल्यू 4.9 देते हैं, ओके। तो 4.9 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू 4.9 इक्वल टू 4.9, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण ये वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शनल फंक्शन के कारण इसका वैल्यू 0.9 हो जाएगा इक्वल टू 4.9। जब दोनों को ऐड करते हैं तो 4.9 इक्वल टू 4.9, ठीक। अतः हमारा ये जो गिवन रिलेशन है वो ट्रू है। तो इसे अपने कॉपी में डाटा कर लीजिए। इस ये रिलेशन GIF और फ्रैक्शनल फंक्शन का भी इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से हम लोग जेईई के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारों को अपने कॉपी में डाटा कर लीजिए।
तो चलिए अब हम लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जेईई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कोई फंक्शन f(x) है, वह कुछ इस प्रकार डिफाइन है x + 1/2 एंड 2x + 1/3। ओके, वेट x > 0, मतलब जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन डिफाइन x + 2 होगा, और जब x <= 0 होगा तो फंक्शन कुछ इस प्रकार डिफाइन है 2x + 1/3। ओके, इसके बाद हमें फाइंड करना है लिमिट x → 0 f(x), ओके, where denotes greatest integer function। ओके, मतलब फंक्शन हमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है x when x > 0 then function defined है x + 2, और when function less than 0 और equal to 0 होगा तो फंक्शन को इस प्रकार डिफाइन है 2x + 1/3। ओके, और इसके बाद हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिमिट x → 0 f(x). ओके, तो अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए। हम आपको एक हिंट्स दे दे रहे हैं कि कोई फंक्शन पहले एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमें उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद हम लोग इस फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x → 0 - f(x). तो जब फंक्शन 0 से कम होगा तो फंक्शन में डिफाइन है 2x + 1/3, मतलब लिमिट x → 0 - 2x + 1/3। जब हम ये x को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिला है 1/3। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x → 0 + f(x). हम लोग देखते हैं जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन में डिफाइन है कुछ इस प्रकार है x + 2 लिमिट x → 0 + x + 1/2। अब जब हम यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3 मिला, राइट हैंड लिमिट 1/2 मिला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x → 0 f(x) does not exist। ओके, मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जब इक्वल हुआ ही नहीं तो लिमिट इस चले जाएंगे और हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका वैल्यू नहीं बताया जा सकता है। तो एक ऑप्शन आपको दिया होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें आपको मार्क करना है। ओके, तो आप इस सॉल्यूशन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लिमिट x tends to pi by 2 greatest integer function sin x greatest integer function minus cos x greatest integer function plus 1 upon 3. Okay, where bracket represents greatest integer function, greatest integer function. तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHM लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस h। ओके, पाई बाय 2 माइनस h मतलब पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड में वेयर h टेंड्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस h gif माइनस cos पाई बाय 2 माइनस h gif प्लस 1 अपॉन 3। ओके, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस h। हम लोग जानते हैं कि sin x माइनस का cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos h। ओके, माइनस ये हो जाएगा sin h प्लस 1 अपॉन 3। हम लोग चाहे तो इसकी जगह कि सिंपली s टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस h और s टेंड्स टू 0। ओके, मतलब h जो है वो एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब वो 0 को टेंड्स कर रहा है। ओके, तो जब हम यहां का h में 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, यहां मिले वैल्यू हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन 3, जिसका और अपॉन आपका gf लगा है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब 2.0.66 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 0 होता है, मतलब ये जो है 0.66 इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है, ये में gf मिला 0। अब लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा से x से वैल्यू क्या करेंगे पाई बाय 2 प्लस h एज्यूम करेंगे, और व्हेन जब x टेंड्स टू पाई बाय 2 होगा तो s टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां देखते हैं लिमिट x अब हम लोग यहां पे s टेंड्स टू 0 लेते हैं, सिंपली हम लोग यहां वही सब यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h लेते हैं, व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2 x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ओके, और यहां हम लोग अपना बेस चेंज कर दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा gif sin पाई बाय 2 प्लस h माइनस cos पाई बाय 2 प्लस h प्लस 1 माइनस। ओके, तो हम लोग जानते हैं sin पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, ये आपका हो जाएगा
cos h g i ये आपका हो जाएगा sin h cos पाई का sin h होता है, ओके, परंतु ये होगा माइनस sin h क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता और ये 1 होगा प्लस 1। जब हम यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा cos 0 1, ये हमारा टर्म मिलेगा 0, ये टर्म मिलेगा 1/3। तो सेम हमें मिलता है 2/3, मतलब ये हो जाएगा 0.66, इसका मतलब हो जाएगा 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट 0 आया है, इसलिए लिमिट्स का फंक्शन गिवन फंक्शन का लिमिट्स x * π/2 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ओके। तो इसे भी आपको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L1 है, L1 दिया हुआ है लिमिट x → 4 x - 6 from x, ओके। दूसरा L2 है लिमिट x → 4 x - 6 upon 4, okay, which one of them exist। मतलब दो फंक्शन कुछ इस प्रकार है। पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है लिमिट x → 4 x - 6 होल टू द पावर x, और दूसरा फंक्शन L2 है लिमिट x → 4 x - 6 होल टू द पावर 4। तो इन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन लिस्ट करेगा, या दोनों फंक्शन लिस्ट करेगा, या तो दोनों में से कोई लिस्ट नहीं करेगा, वो आपको चूज करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ओके, बेस मस्ट बी इक्वल, पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, ओके। जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बेस नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। ऐसा इसलिए होता है कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जब नेगेटिव पॉजिटिव में, मतलब एक बार बेस नेगेटिव हो, क्योंकि जैसे x टू द पावर x लेते हैं तो अगर बेस नेगेटिव हो गया -2 इज्यूम कर ले तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -27, मतलब एक बार 4 हो जाएगा, एक बार -27,
तो इस तरह फंक्शन फ्लक्चुएट करता है और उसका वैल्यू चेंज होता है। ओके, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, तो दोनों कंडीशन में फंक्शन का लिमिट मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो हमें डिफरेंट मिलेगा। तो उस कंडीशंस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल कि कोई जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो उसका बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम x में 4 पुट करें, पहले देख रहे हैं कि वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ओके, और यहाँ जब 4 पुट करते हैं 4 - 6 हमें -2 मिल रहा है, तो ये बेस यहाँ नेगेटिव आ रहा है। बेस क्या है यहाँ नेगेटिव है, तो इसलिए बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस केस में देखेंगे बेस वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, तो ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बोलेंगे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो L1 का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और L2 का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा हमेशा कि जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल कोई फंक्शन आए और जिसका बेस नेगेटिव हो तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x tends to 0, 2 to the power x minus 1, 1 plus x to the power n minus 1। इस क्वेश्चन को आप एलोपेटिक रूल से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। जैसा कि हम लोग 2 to the power x का डेरिवेटिव जानते हैं, कल हम लोगों ने a to the power x का डेरिवेटिव पढ़ा था, a to the power x into log। ओके, तो ये हो जाएगा जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें 2 to the power 0 मतलब 1 - 1 0 वाला है, और जब यहाँ 0 पुट करेंगे 1 to the power n मतलब n 1 ही होगा, 1 - 1 0 मतलब ये जो टर्म आ रहा है 0 1 0 आ रहा है। तो जब भी कोई टर्म 0 1 0 या फिर इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी है मतलब कि इंडेटरेट फॉर्म में आता है, तो हम उसमें एल ऑपरेटर रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। 2 to the power x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 to the power x into log 2 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। 1 plus x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा n x to the power n 1 plus x to the power n minus 1। ओके, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, अब जब हम इसमें 0 पुट करके देखते हैं x की जगह तो हमें 0 नहीं मिलता है, मतलब कि अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया है। तो इसे सिंपली हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 to the power 0 into log 2 upon n 1 to the power n minus 1। ओके, ये वैल्यू 1 हो जाएगा मतलब log 2 upon 1 to the power anything is equal to 1 upon n, तो हमें मिलेगा log 2 upon n। ओके, अब हम इसे एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। इस मेथड को हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power x minus 1, यहाँ हम लोगों ने x से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ 1 plus x whole to the power n upon x। ओके,
हम लोगों ने ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोग जानते हैं लिमिट्स x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a होता है, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो अब ये दोनों फॉर्म, अब ये दोनों कुछ फार्मूला इस टर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इस टर्म में इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n। 1 टू द पावर n का मतलब 1 ही होता है, और यहाँ पे हम लोग 1 ऐड करते हैं और 1x ऐड करते हैं, मतलब इसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसी फॉर्म में ये फॉर्म आ गया। ओके, तो अब इस टर्म का डेरिवेटिव लिमिट्स हो जाएगा log 2 विद बेस की, यहाँ बेस की ही होता ना भी लिखे तो समझना है बेस की है, और इसका हो जाएगा n 1 टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन n। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एल ऑपरेटर रूल से बना है या फिर सिंपल लिमिट्स के थ्रू बना है, हमें सॉल्यूशन आंसर दोनों के केस में सेम आता है। तो इस दोनों मेथड को अपने कॉपी में डाउनलोड कर लीजिए। एल ऑपरेटर रूल जो होता है वो काफी टाइम सेविंग होता है, इसे हम किसी क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, कब करिएगा कंपटीशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं उसे एल ऑपरेटर रूल से सॉल्व करें। ओके, परंतु बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको इसमें यूज करना होगा, क्योंकि बोर्ड्स में एल ऑपरेटर रूल्स नहीं है। ओके, तो प्लीज राइट डाउन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 और माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 log 1 का मतलब 0 होता है, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 1 से 1 कटेगा तो 0 आ जा रहा है। ओके, अच्छा हम यहाँ 1 पुट करें तो 1 - 2 + 1 मतलब ये 0 आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्म है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इस कंडीशन में हम लोग एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस x के सेट में डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ओके, अपॉन 1 का 0 हो जाएगा, -2x का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा और x स्क्वायर। ओके, अब जब हम यहाँ फिर से एल ऑपरेटर रूल अप्लाई देखते हैं 1 पुट करते हैं तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 मतलब ये अभी भी 0 आ रहा है। ओके, डिनोमिनेटर को नीचे कर लेते हैं कि जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो -2 + 3 फिर भी 0 आ रहा है, मतलब ये जो टर्म है अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही है। ओके, तो यहाँ फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा
जब तक कि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में ना आए। ओके, तो 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x² और -1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, यहाँ -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और +2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ओके, अब जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो x की जगह 1 पुट करते हैं क्योंकि वैसे 1 दिया होता है, 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि -1/1² मतलब 1, यहाँ 2, यहाँ तो x नहीं है, मतलब अब यह डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। अब ये 0/0 नहीं है, मतलब कि यह डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तो अब सिंपली हम लोग यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो -1/1² +2 मतलब हमें आ जाएगा 1/-1/2। अतः इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमें 1/2 -1। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम एल हॉपिटल से इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस। ओके, अपने कॉपी में इसे ध्यान से अच्छे से लिखें और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से जेएमएस एग्जामिनेशन में आते हैं। लिमिट के क्वेश्चन जनरली 2 क्वेश्चंस होते हैं और वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज राइट। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 - cos x² 1 - cos। ओके, यहाँ बेस 0 को टेंड्स कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसे आप किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉपिटल से या फिर एनदर मेथड से। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इसे हम एल हॉपिटल से जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले हम देखते हैं कि 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही हो जाएगा, cos 0 1 होता है, मतलब कि 1 - 0 1 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसे डिफरेंशिएट करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप ट्राई करिएगा, हम इसे अनदर मेथड से बताते हैं। अनदर मेथड किस प्रकार हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े 1 - cos x का फार्मूला होता है, 2x का फार्मूला होता है 2 sin² x। ओके, परंतु यहाँ पे हमें x² दिया हुआ, मतलब x की जगह 2x की जगह x² दिया हुआ, तो ये टर्म हम किस प्रकार हो जाएगा 2 sin² x²। ओके, अपॉन 1 - cos x हो जाएगा 2 sin² x। ओके, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इसे √2 बाहर निकल जाएगा, इसे 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये टर्म √2/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ हमें मिल रहा है sin स्क्वायर है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर sin स्क्वायर x² बचेगा और यहाँ sin स्क्वायर x²। ओके, अब हम लोग करते हैं क्या, ये टर्म हो जाएगा 1/√2। इसके बाद लिमिट हम लोग यहाँ पे एक स्टेप पहले और कर लेते हैं, x टेंड्स टू 0 यहाँ हो जाएगा sin x² और x² से डिवाइड करेंगे और x² से बढ़ाएंगे। ओके, डिनोमिनेटर वाले टर्म में sin² x/2, मतलब इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों ने x²/4 से डिवाइड किया, मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x/4 ही आ जाएगा। ओके, अब इस x² से ये x² कैंसिल हो सकता है और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। ओके, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब हमने लोग यहाँ जब लिमिट्स को इंडिविजुअली लगाएंगे तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 sin² x² अपॉन x²। ओके, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हमारा यहाँ पर इसको कांस्टेंट को बाहर निकल देते हैं
ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर सबसे ऊपर हो जाता है डिनोमिनेटर में। अगला टर्म हो जाएगा sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। इस सारे मेथड को हम लोग लिमिट्स ऑफ अलजेब्रा को फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर आपको ये डाउट्स हो तो पहला वीडियो जरूर देखें। अगली टर्म हमारा हो जाएगा √2। अब इस टर्म की जगह हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुका है। तो ये टर्म हमारा 1 होगा और ये हमारा 1 का स्क्वायर होगा, तो ये लिखिए 1 और ये 1 का स्क्वायर मतलब √2। इस प्रकार हम देखते हैं इस टर्म का वैल्यू हमें √2 मिल जाता है। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, इसके सारे स्टेप्स को समझें, सारे फार्मूला को अपने दिमाग में याद रखें और सारे फार्मूला कैसे ड्राइव होते हैं जरूर याद रखें। इन सारे के हेल्प से आप जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ओके, तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आई होप आपको लिमिट्स डेरिवेटिव के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि लिमिट्स और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को जेईई मेंस और बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और हमारे साइट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।